आप सभी का स्वागत है। मैं सुहेल अंसारी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों की आंखें खोलना। एक इंसान 2450 सालों से जीते जी ग्रीस और एथेंस में और मरने के बाद यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की आंखें खोलता आ रहा है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस की, जिन्हें हिंदी में सुकरात कहा जाता है। महान सुकरात का जन्म 469 BC ग्रीस के एथेंस में हुआ, यानी जीसस क्राइस्ट के आने के 473 साल पहले। ये वही कालखंड है जब भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत हो रही थी, अराउंड 6th-5th सेंचुरी BC। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ये पूरी नॉलेज और विजडम से भरी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आप में एक नया इंसान मिलेगा, आपकी सोचने की तरीका बदल जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाया जाए। दुनिया के लोगों की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ एक ऐसी गुमनामी और गुलामी की तरफ ढकेल दिए जाएंगे जहाँ से फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सोक्रेटिस के पिता एक मूर्तिकार थे जो पत्थरों को तराश के मूर्तियाँ बनाते थे, और उनकी माँ एक दाई। बचपन से ही सोक्रेटिस हर चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी सोच और भी गहरी होती गई। उन्होंने ज़िंदगी का मकसद तलाश कर लिया था, ज्ञान और सच्चाई की तलाश। आइए उस वक्त के राजनीतिक, धार्मिक और पूरे हालात को समझ लेते हैं ताकि सोक्रेटिस के विचारों को समझने में हमें आसानी हो। 508 BC से ही एथेंस में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी थी। सोक्रेटिस के जन्म के वक्त ये पूरी फल फूल रही थी। सिटीजन्स को अधिकार थे वोट देने के असेंबली में। सिटीजन्स काउंसिल और लो कोर्ट में सर्विस देते थे। महिलाओं की आधार बिल्कुल सीमित थी। राजनीति, लो कोर्ट और असेंबली में वो हिस्सा नहीं ले सकती थी। मुख्य रूप से महिलाएं घरेलू कामों में लगी रहती थी। उस वक्त एथेंस में कई ग्रीक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें प्रमुख थे ज्यूस, हेरा, पोजिडोन, अपोलो, एथेना। धार्मिक रीति रिवाज जिंदगी के प्रमुख हिस्सा थी, जिसमें रस्में, त्यौहार, बलि, अनुष्ठान शामिल थे। एथेंस अपने बड़े और विशाल मंदिरों के लिए जाना जाता था और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता था, जैसे कि पैनेथेनिक फेस्टिवल। वहाँ की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, जैसे कि ऑलिव, अंगूर, अनाज। एथेंस समुद्री तट का शहर था जहाँ बिजनेस फल फूल रही थी। बंदरगाहों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती थी। लोगों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा हुआ था। सिटीजन्स जो वहाँ के नागरिक थे, मेटिक्स फॉरेनर्स जो वहाँ बिजनेस के लिए रहते थे, और स्लेव्स गुलाम जो युद्ध में बंदी बना के लाए गए थे या खरीदे गए थे खेतों और घरों में काम करने के लिए। सिटीजन्स के पास राजनीतिक अधिकार थे, जबकि मेटिक्स और स्लेव्स के पास नहीं। उस समय ग्रीस बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें एथेंस एक प्रमुख इंडिपेंडेंट स्टेट था। 499 BC में ग्रीस और पर्शियन एम्पायर के बीच युद्ध शुरू हो जाती है और ये युद्ध 50 सालों तक चलती है। सोक्रेटिस के जन्म के 30 साल पहले शुरू हुआ ये युद्ध सोक्रेटिस के जन्म के 20 सालों बाद 449 में ग्रीस के जीत के साथ खत्म होती है, जिसमें एथेंस ने अहम भूमिका निभाई। एथेंस की जो नेवी थी बहुत ही शक्तिशाली थी। एथेंस का रुतबा और दबदबा तभी से और बढ़ गया। सोक्रेटिस के आने से पहले और सोक्रेटिस के समय में कुछ और फिलोसोफर्स थे जिनकी खोज और विचार दुनिया के लिए प्रेरणा बनी, जिनमें प्रमुख थे थेलिस ऑफ मिलेटस, पाइथागोरस, क्लिस्थेनेस, एनेक्सिमेंडर, पार्मेनाइड्स, एनेक्सागोरस, सोलोन, हेरेक्लिटस और डेमोक्रिटस, जिन्होंने एटॉम, सबसे छोटे अनडिवाइडेड कण एटॉम की आइडिया को आगे बढ़ाया। इन लोगों के खोज और विचार सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो जैसे महान फिलोसोफर्स की विचार विकास के आधार बनी। ऐसा माना जाता है कि सोक्रेटिस के सोच और विचार को डेवलप करने में 2 महिलाएं, एस्पेसिया और डियोटिमा, इन दोनों का भी हाथ था। सोक्रेटिस खुद से कुछ नहीं लिखते थे। वो मैदानों में, सड़कों पे लोगों से क्वेश्चन करते थे, डिबेट करते थे, बात करते थे। उनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ मिलती है वो हमें उनके स्टूडेंट्स प्लेटो और जीनोफोन के डायलॉग्स और राइटिंग से हमें मिलती है। प्लेटो सोक्रेटिस के शिष्य थे, जिन्हें हिंदी और उर्दू में अफलातून भी कहा जाता है, और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह। तो ये एक लाइनेज है, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट।
बचपन से ही सोक्रेटिस में सच्चाई और ज्ञान की प्यास थी। वो अपने आप से सवाल करते, दूसरों से सवाल करते करते लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। सवाल के माध्यम से सत्य की खोज, यही तरीका सोक्रेटिक मेथड कहलाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सवाल करना कोई गलत नहीं है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का एक जरूरी रास्ता है। उस समय के शिक्षक, जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था, वो युवाओं को राजनीति और वाद विवाद की कला में प्रशिक्षित करते थे। वो पैसे लेते थे और फैक्ट्स बताते थे। उनका ये मानना था कि एजुकेशन पाने का मकसद पैसा और पावर हासिल करना है, लेकिन सोक्रेटिस इसके अगेंस्ट थे। सोक्रेटिस का मानना था कि ज्ञान हमारे अंदर है, लॉजिक, रीजन, क्वेश्चन और डिबेट से इसे हम हासिल कर सकते हैं। शिक्षा का असली मकसद सच्चाई और न्याय तक पहुंचना है। 431 बीसी में एथेंस और स्पार्टा, जो कि ग्रीस का एक अन्य सिटी स्टेट है, इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को पेलोपोनेशियन वार कहा जाता है। एथेंस एक समुद्रिक शक्ति, स्ट्रॉन्ग नेवी था, और वहीं स्पार्टा का जो थल सेना था वो बहुत मजबूत थी। दोनों शहरों के बीच का ये युद्ध 27 सालों तक चली। सोक्रेटिस ने भी इसमें होप्लाइट के रूप में भाग लिया, पैदल सेना के रूप में भाग लिया, और अपनी हिम्मत और बहादुरी कई मौक़ों पर दिखाई। धीरे धीरे सोक्रेटिस ने महसूस किया कि युद्ध की वजह से एथेंस का बुरा हाल हो गया है। बुरे राजा, अज्ञानी नेता और लोगों के बीच मतभेद फैल रहा है। तब सोक्रेटिस ने नेताओं के ज्ञान के ऊपर सवाल उठाए। अंत में 404 बीसी में कई कारणों की वजह से एथेंस स्पार्टा के हाथों हार जाती है। स्पार्टा के जनरल लाइसेंडर ने एथेंस में एक ओलिगार्चिक रिजिम यानी अल्पकालीन सरकार की स्थापना कर दी, जिसे 30 टायरेंट्स यानी 30 तानाशाह कहा गया। ये लोग बहुत ही कठोर और अन्यायी थे। इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, पूरे शहर में भय और हिंसा का माहौल बना दिया। लोगों में इनके नफरत के खिलाफ विद्रोह बढ़ने लगा। थ्रेसिबेलस के नेतृत्व में यह विद्रोह एक क्रांति में बदल गया। सिर्फ 8 महीने के अंदर 30 टायरेंट्स का शासन गिर गया। ये समय एथेंस के लिए बहुत ही कठिन थे, लेकिन इसके बाद फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ। डर का माहौल बना हुआ था। सोक्रेटिस के सोच और सवालात ने बहुत से लोगों को बेचैन कर दिया। सोक्रेटिस का ये कहना था कि अच्छे जीवन हासिल करने के लिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉलेज इज़ वर्च्यू। सोक्रेटिस का ये सोच था कि हम इग्नोरेंस में जी रहे हैं। घर में, समाज में, अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उसे बिना सवाल किए पालन करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता, कुछ कर रहे होते हैं तो क्यों कर रहे होते हैं। सोक्रेटिस का ये मानना था कि ज्ञानी वही है जो ये मानता है कि वो कुछ नहीं जानता। तभी उसके अंदर एक प्यास जगेगी, एक इच्छा शक्ति जगेगी कुछ जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये बात को उन्होंने अपने ऊपर भी कहा था कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सोक्रेटिस ये भी कहते थे कि वो दर्द दूसरों को मत दो जो दर्द तुम्हें पसंद नहीं। सोक्रेटिस सवाल पूछते थे और वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करते थे। उस समय का जो रिच क्लास थे, जो इलाइट क्लास थे, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी और जो एम्पायर चलाने वाले लोग थे, उन्हें ये खतरा सताने लगा क्योंकि वो धर्म और रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उन्हें ये डर लगने लगा कि लोगों का ये जो धर्म पे विश्वास है ये कहीं उठ ना जाए। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ये एक साधन है जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। मैकियावेली ने क्या कहा? धर्म का होना जरूरी है और राजा को इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसलिए नहीं कि राजा इस पे विश्वास करता है, इसलिए कि राजा इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है टू कंट्रोल अदर्स। जो इलाइट क्लास के लोग थे उन्हें ये डर सताने लगा कि ये जो लोग उनसे डरते हैं धर्म के नाम पर और वो उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, अगर ये उनसे हट गए तो उनके राज का क्या होगा। इलाइट क्लास के लोगों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया। ये जो सुकरात है ये आने वाले जनरेशन की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है और ये लोगों को धर्म से दूर लेकर जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि सुकरात इज डेंजरस फॉर द स्टेट। ये हर चीज़ में लॉजिक लगाता है, हर चीज़ में क्वेश्चन करता है और अल्टीमेटली सुकरात के अगेंस्ट ट्रायल शुरू होता है। अल्सिबियाडिस, जिसने युद्ध के वक्त पाला बदला था, और क्रिटियस जो 30 टायरेंट्स में लीडर था, इन दोनों के साथ सोक्रेटिस के अच्छे संबंध को शक के नज़र से देखा गया। ये दोनों सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। सोक्रेटिस का ये कहना था कि वो कुछ भी गलत या हार्मफुल काम जब करने जाते हैं
तो उनके अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है या फिर उनके ज़मीर उन्हें एक करने से मना करता है, जिसको वो डायमोनियन कहते हैं। इस बात को भी उनके खिलाफ कोर्ट में उठाया गया कि वो ग्रीक गॉड्स के अलावा दूसरे गॉड को बढ़ावा दे रहे हैं। और आखिरकार युवाओं को गुमराह करने और ग्रीक देवी देवताओं के अपमान करने के जुर्म में जज ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई, जिसमें उन्हें हेमलॉक का पॉइजन पीना था। उनके पास दूसरे विकल्प भी थे, जैसे कि एथेंस से भाग जाना, माफ़ी मांग लेना। उनके प्रिय दोस्त क्रीटो ने उनको भगा ले जाने के लिए पूरी इंतजाम भी कर ली थी, पर सोक्रेटिस ने उन्हें मना कर दिया। सोक्रेटिस का कहना था कि माई फिलोसफी इज़ माई लाइफ। वो अपने आइडियाज़ को छोड़ नहीं सकते थे। मौत के डर से अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स और अपने सोच को नहीं छोड़ सकता। क्रीटो को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ना भाग के उन्होंने अपनी स्टेट से अपनी लॉयल्टी और वफादारी दिखाई और मौत की सज़ा को स्वीकार करके उन्होंने अपने थॉट और अपने आइडियोलॉजी और अपने सोच को लॉयल्टी और वफादारी दिखाई। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। एक अच्छे इंसान को न ही जीवन में कुछ बुरा होता है और न ही मरने के बाद। और उन्होंने कहा कि जुदा होने का वक्त आ गया है, तुम लोग जीवित रहोगे और मैं मरने जा रहा हूँ। जब सोक्रेटिस को हेमलॉक यानी विष का प्याला दिया गया, तब उन्होंने बिना किसी भय के एक ही बार में प्याले को उठाए और विष को पी गए। जब उनके दोस्त रो रहे थे तो सोक्रेटिस ने कहा, क्रीटो, हमें एस्क्लेपियस को एक मुर्गा देना है, उसे भूलना मत। इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। एस्क्लेपियस ग्रीक के एक देवता है जो हीलिंग और हेल्थ के देवता है। सोक्रेटिस ने मौत को एक मुक्ति और हीलिंग के रूप में देखा। शायद उस ज्ञान और सच्चाई को हासिल कर चुके थे जिसकी तलाश वो बचपन से कर रहे थे। धीरे धीरे उनका शरीर ठंडा पड़ता गया, लेकिन उनके चेहरे पे सुकून थी। सच्चाई और न्याय के रास्ते पे चलने वाले कभी हार नहीं सकते, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। जिंदगी का असली मकसद है अपने आप को समझना और सच्चाई की तलाश करते रहना। सोक्रेटिस अमर है, उनके विचार अमर है। हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए, दुनिया को बेहतर करने की इस मुहिम में हमारे साथ दीजिए। गुड बाय, अलविदा।